जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे आज़ादी की। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह जो आज़ादी है, यह आज़ादी सिर्फ और सिर्फ वह महसूस कर सकता है जिसने गुलामी को देखा है या गुलामी के प्रति फीलिंग है उसकी, महसूस करता है गुलामी का मतलब क्या है। इस आज़ादी को बचाने के लिए, इस आज़ादी को लाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब आज़ादी मिली। मैं जो आपके सामने एंकरिंग कर रहा हूं, उसने इस आज़ादी को लाने वालों की पीड़ा समझने के लिए और इस आज़ादी की सुरक्षा के लिए 1974 में लड़ाई लड़ी, जेल गया, लाठी खाई और तब पता चला जेल में कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल कैदी होने के नाते सारी सुविधाएं थीं, फिर भी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना था। यहां हमारी आज़ादी बाधित थी। यह होता है आज़ादी का मतलब। आज़ादी का मतलब हम अपने बारे में सोच सकें, हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। और जब यह सोच ही नहीं सकते, सोच पर पहरा होगा। जब हम अपने मन मुताबिक चीजों को खा नहीं सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। भारत के संविधान ने जो हमको आर्टिकल 21 में यह राइट दिया है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जैसे हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, उस प्रियम्बल में ही शुरुआत होती है गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। यह व्यक्ति की गरिमा देश की गरिमा के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की गरिमा के साथ जुड़ी हुई है और इसको फील करना है। जब आप फील नहीं करेंगे, इतिहास किसने लिखा, क्या लिखा, जिसने देखा, जिसने लिखा, जिसने पढ़ा, पढ़ करके लिखा, वह इतिहास जितना हमको सिखा पाता है, जितना बता पाता है, उससे हम यही समझ पाते हैं आज़ादी का मतलब। उस औरत से पूछिए जिस औरत को घूंघट निकाल करके रहना पड़ता होगा, उस औरत से पूछिए जिस औरत को चारदीवारी के बाहर नहीं जा सकना है। आप पिजड़े के तोते से पूछिए कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, वो बताएगा आज़ादी का मतलब क्या होता है। आप पूछिए उन ट्राइब से जिनको जंगल के बाहर या जंगल के अंदर जाने की जब अनुमति नहीं मिलती है तो क्या छटपटाहट होती है। आप पूछिए उन हाथियों से जिन हाथियों को घूमने की जगह नहीं बच गई है। यह आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इस आज़ादी को बचाए रखने में हर व्यक्ति का उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर हम लड़ते लड़ाते रहेंगे तब तो यह आज़ादी नहीं बचेगी। इसीलिए देश भी विभाजित हो गया। हिंदुस्तान दो खंडों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। यह आज़ादी हमारी बची रहे, आज हम चर्चा करेंगे बीच बहस पे इसी पर कि आज़ादी हमारी कैसे बची है। हमारे पास संस्कृति है, बहुविध संस्कृति है। वह संस्कृति है जैसे शरीर का पूरा हिस्सा, अगर किसी हिस्से में कोई पिन चुभ जाए तो तुरंत सारा अंग काम करने लगता है, महसूस करने लगता है। बस यही महसूस करना है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर हम लड़ते रहेंगे, हमको कोई लड़ाता रहेगा और हम भेड़ की तरह उसके पीछे भागते रहेंगे, तब यह आज़ादी नहीं बचेगी। हम अपनी आज़ादी को बचाएंगे, आज़ादी को संरक्षित रखेंगे। इसलिए आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए आज के पैनल में एक्सपर्ट से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर DK सरन साहब। आप रांची यूनिवर्सिटी में PG डिपार्टमेंट में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी, स्वागत है आपका। मुकुंद नायक जी बहुत बड़े रंगकर्मी हैं और इस संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को पूरी दुनिया में जाकर बताते रहें, झंडा गाड़ते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वंदना राय, जो SS मेमोरियल कॉलेज में प्राचार्य हैं और PG की हेड हैं रांची यूनिवर्सिटी में। आप सबका स्वागत। मैं SS मेमोरियल कॉलेज में प्राचार्य हैं। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। सरन साहब, आपसे ही मैं शुरू करता हूं।
इस आजादी के होने और नहीं होने का थोड़ा मतलब समझाइए। आजादी एक प्रकार की राजनीतिक संप्रभुता है और इसके साथ ही आपको एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जिसके अंतर्गत आप अपने को समाज में बराबरी का महसूस कर सके, स्वतंत्र महसूस कर सके और अपने आप को देश के किसी भी हिस्से में जाने, रहने, अपने पसंद से जीने का और अपने आचरण और अपने बोलचाल से अपने को स्वतंत्र महसूस करने का नाम आज़ादी है। आज़ादी को सिर्फ राजनीतिक पहलू पर ही अगर देखें तो इस राजनीतिक पहलू से आज़ादी को लाने के लिए सबसे पहले 1857 में लोगों ने आंदोलन छेड़ा। उस वक्त आप देखेंगे कि जनमानस में एक क्रांति जैसी आई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि आज़ादी के लिए विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तरह से लोगों ने अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी प्राप्ति करने का आंदोलन छेड़ा, जिसमें क्रांतिकारी लोग भी थे, भगत सिंह और सूर्य सेन जैसे भी लोग थे और कई महिलाएं थी जिन्होंने आज़ादी के लिए, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर थी और बंगाल की कई सुनीति थी और बंगाल की कई महिलाएं थी, मातंगनी हजरा थी। तो इन लोगों के मन में एक चीज था कि हमको जिस दिन आज़ादी मिल जाएगी उस दिन से हमारी समस्याएं जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और इसलिए इन लोगों ने क्रांतिकारी ढंग से किया। जो लोग जानते थे कि भारत जैसे विशाल देश को एकत्र करना है तो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ का की जनता के बीच में अहिंसात्मक आंदोलन चला करके उनको जागरूक किया जा सकता है, तो उस दृष्टिकोण से भी आंदोलन चले। तो उसके बाद जो है कई तरह के आंदोलन चले जिसमें कि जो अपनी बुराइयां थी, चाहे अछूतोद्धार था, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात थी, चाहे कई तरह की प्रथाएं थी, उसके खिलाफ भी आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन और आज़ादी का आंदोलन दोनों मिलाकर चल रहा था। इस आज़ादी के आंदोलन का ये हुआ कि हमें एक ऐसी, भारत की जनता में ऐसी जागरूकता आई, इतना जागरूकता आई कि लोग जो है वो अब क्रांति करने के लिए तैयार थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 1942 में जब सारे नेताओं को लगभग अरेस्ट कर लिया गया था, तब जनता ने क्रांति का बागडोर अपने हाथों में लिया। बिल्कुल। अब थोड़ी देर नायक साहब से बात करते हैं। मुकुट जी, जो इतिहासकार डॉक्टर शरण ने बताया उससे थोड़ा सा पीछे हम लौटेंगे, झारखंड को लेकर के, झारखंड को जोड़ करके। झारखंड जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर कि इस तरह की चीजें हैं। सिद्धू कानू का आंदोलन आज़ादी के लिए ही था, बिरसा मुंडा का आंदोलन आज़ादी के लिए ही था और वो बहुत पहले था उसके। तो ये आज़ादी महसूस करना, ट्राइब्स क्या मांग रहे थे? अंग्रेज सिर्फ लगान लगा रहे थे कि हम लगान नहीं देंगे, हम स्वतंत्र ढंग से जिएंगे। यह आज़ादी को फील करना है कि हम आज़ाद रहेंगे। आप पूरी दुनिया में घूम कर के आए हैं। आज़ादी का हमको यह हुआ कि हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, आज़ाद हैं हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जो समझ है उस समझ की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो आपने घूमा और देखा उसमें आज़ादी को, भारत की आज़ादी को और दूसरी दुनिया में जो आज़ादी है उसको क्या महसूस किया एक संस्कृति कर्मी के नाते? मधुकर जी, आज आज़ादी दिवस के
पहले आजादी विषय पर जो आज दूरदर्शन में चर्चा रखा गया है, मुझे लगता है कि ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। जब भी हम उस समय को याद करते हैं जब हमारा देश गुलाम था, और जिस तरह से पूरे देश में किस तरह से उस गुलामी में हमारे लोगों के बीच तड़प थी, और उस गुलामी से मुक्ति के लिए पूरे देश में क्रांति हुई। कई राजनेता आए और आजादी की चाहत में देश के कई लोग शहीद हो गए। वैसे ही हमारे झारखंड के भी पुरोधा लोग, झारखंड के लोग हमारे देश की आजादी में अपने जीवन की कुर्बानी दी। जो आप कहा तिलका मांझी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, फूलो जानो। उसके बाद आपका हमारे इस इलाके में ठाकुर विश्वनाथ साहेदेव, पांडे गणपत राय, वीर बुधू भगत, जतरा भगत। उसके बाद हमारे तिलका माने नीलांबर पीतांबर भी थे, और भगवान बिरसा मुंडा भी अपना प्राणों की आहुति दी। और मुझे लगता है गांधी जी अहिंसात्मक रूप से पहल कर पूरे भारत को साथ में जोड़ा और भारत देश को आजादी दी। आजादी दिवस आ रहा है, और जब कभी हम आजादी की बात सोचते हैं तो एक कहानी दिल से गुजरता है। तो मैं उसी संदर्भ में एक छोटा सा गीत गुनगुनाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका बोल है, आजादी दिवस आए, कहानी कहीं सुनाए, गुलामी से मुक्ति ले, बिगुल बजाए, दीना सुबह चली आए, तिरंगा आकाश से देखुला है। बहुत बढ़िया। आजादी दिवस आया, कहानी कहीं सुना, गुलामी से मुंह कुतीले, गुलामी से मुंह कुतीले, बिगुला बजाए, तिरंगा का से देखुल राय, दिन सुबह चाली आए, दिन सुबह चाली आए, तिरंगा का से देखुल राय। गांधी जी अगुवाए सबके देला जो उठा, सहताया हिंसा का बोले, सहताया हिंसा का बोले, गोरा के भागा, तिरंगा का से देखुल रहा। बहुत बढ़िया। हाँ बन्ना जी, 77वां हम लोग 77 आज़ादी का वर्षगांठ मनाने वाले हैं। 70वीं झंडा फहराएंगे। हाँ याद हुआ, इस आज़ादी से नहीं कुछ मिला, इससे फिजूल बात कुछ नहीं हो सकती है। इतना कुछ मिला, ये सारा सरंजाम, सड़कें
हवाई जहाज, लोगों तक अन्न, बहुत बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता था, अकाल में बड़े हजारों हजार के वो हो जाते। लेकिन आजादी का जो सेंस है और संविधान ने उस सेंस को जो प्रतिष्ठापित किया है वो है समानता की बात। हर व्यक्ति जहां लिखता है, जैसे ही लिखता है कि हम भारत के लोग, स्टार्ट करता है हम भारत के लोग से और खत्म भी करता है कि हम भारत के लोग ही उसको अंगीकृत करते हैं। तो ये जो उसकी खूबसूरती है कि हम भारत के लोग सिर्फ बंदना जी नहीं है या सिर्फ मधुकर नहीं है, सिर्फ सरन साहब नहीं है, हम भारत के लोग मतलब एक एक भारतवासी। तो उस एक एक भारतवासी में बहुत सारा हिस्सा आज भी उस आजादी का जो अर्थ है जिसमें उसको समानता चाहिए वो उस तक नहीं पहुंचा आजादी में। जबकि तमाम कोशिशें जारी हैं, सरकारें कह रही हैं, कहती रही हैं, कह रही हैं, कर रही हैं, फिर भी हम जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर एक दूसरे की अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं, करा रहे हैं। इससे आजादी हमारी कितनी सुरक्षित रहेगी? नहीं, ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा विषय को चुना है और अभी के समाज के लिए यह प्रश्न बहुत बड़ी चुनौती है। हमको जानना चाहिए कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में समृद्ध थी। यहाँ के गीता पुराण सभी चीज समृद्ध थे। लोग अध्यात्म के लिए वर्ल्ड में सबसे ऊपर माने जाते थे। हर तरह से भारत को लोग सोने का चिड़िया ही कहता था। तो आखिर क्या कारण था कि वो गुलाम हो गया? इस पर चर्चा होनी चाहिए और अभी के समाज के लोगों को, खास करके समाज के लोगों को, सरकार को, हम आप जैसे जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर समृद्ध भारत जो गुलाम बना तो क्यों, आखिर क्या मानसिकता थी कि बना? हम ही और आप जैसे लोग उस समय भी थे, क्यों उन अंग्रेजों के गुलाम बन गए? कारण वही होगा, समाज में आपस में एकजुटता नहीं होगी, समाज में फूट होगा। अपनी छोटी छोटी तुच्छ चीज को पाने के लिए गलत लोगों का साथ दे रहे छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे जमींदार थे जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को अलग, उस समय भी जाति और धर्म के नाम पर लोग बटे। और अंग्रेजों का है ही कि डिवाइड एंड रूल। जब उन चीजों को हम देख चुके हैं, एक बार भुगत चुके हैं, उससे पार पाने के लिए लाखों लाख लोग अपनी बलिदान दे चुके हैं। हम बोलते हैं कि बिना खड्ग बिना ढाल मिला है आजादी। हम इससे थोड़ा सा असहमत होते हैं। यदि बिना खड्ग बिना ढाल था तो शहीद पांडे गणपत राय को फांसी क्यों लगा? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को फांसी क्यों लगा? सिद्धू कान्हू जी को फांसी क्यों लगा? इतने तमाम शेख भिखारी जी फांसी पर क्यों चढ़े? ये तो चिन्हित नाम जो झारखंड के केवल हैं उनको हम गिन रहे हैं। पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर आप कश्मीर तक जाइए, आप पूरब से पश्चिम तक जाइए, हजारों हजार लोग फांसी पर चढ़े होंगे, गोलियों से भुने गए होंगे। हर समय कालखंड में, यदि हम इतिहास के कालखंड में हम जाते हैं और अध्ययन करते हैं अपने पूर्वजों का, तो पाते हैं कि हर समय यही था कि लोगों ने डिवाइड एंड रूल किया। लोग हम नहीं समझ पाए और लोग उसके जाल में फंस गए, आजादी खत्म हो गई। अभी भी वह हमारा भविष्य, यदि हम नहीं सुधरे, हमारा समाज, हमारा परिवार, हम लोग, समाज के लोग यदि इस चीज को अनुभव नहीं करें, हमारा दायित्व है कि हम समाज को ये बताएं कि तुच्छ राजनीति से लोग ऊपर उठे, मानव धर्म को अपना। ये तो हर कोई कह रहा है ना, दिक्कत ये है वंदना जी, हर कोई कहता है राजनीति से ऊपर उठे और इस पर राजनीति नहीं करे। किस पर राजनीति करें और किससे ऊपर उठे, ये इतना भेग है, यही समझ में नहीं आता है। किस पर राजनीति नहीं करे? आपको देखना होगा ना कि ठीक है, श्रेष्ठ राजनीति कौन सी है, तुच्छ राजनीति कौन सी है? आज की राजनीति, जीवन यापन की राजनीति मुझे दिखाई दे रही है कि बस हम कैसे रहे, देश कहीं जाए। नहीं, दो चीज है ना, तोड़ जोड़ की राजनीति उठना होगा। नहीं, कुछ प्रोफेशन हमेशा से रहे हैं कि वहां पैशन रहा है, प्रोफेशन नहीं रहा है। अब तो हर लगभग जितना इस तरह का है वो सब का सब प्रोफेशन हो गया, पैशन नहीं रहा। तो पैशन नहीं रहेगा, प्रोफेशन हो जाए तो प्रोफेशन का मतलब क्या है? हमको ऊंची से ऊंची कुर्सी मिले,
प्रोफेसर का मतलब क्या है कि अब ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले क्या सर? लेकिन ऐसे लोग कितने जब व्यवसाय हम देखते तो व्यवसाय लिखने का क्या मतलब 10 या 20% लोग हैं। पूरा समाज में 80% जो भोले लोग हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं, उनको हम कैसे बचाएं? उसको जो 10-20% को छोड़ के शेष अभी भी बहुत लोग हैं जो इनको बचा सकते हैं। और यदि वो 80% लोग संगठित हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये चंद 10 या 20% लोग हैं वो उनको। देखिए, ये तो यूटोपिया है, ये कहना है कि वो संगठित हो जाएंगे। कौन करेगा संगठित? उनको तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर सब कोई बांट रहा है, सब कोई बंट रहा है और बंट रहा है। वो समझ कहाँ रहा है? उसको तो जहां कहिए वो दौड़ जाता है कि भाई वो हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है। तो ये जो बचाना है, कौन आगे आएगा? पहला कौन होगा अगुआ जो बचाने जाएगा? असल सवाल तो ये है ना। प्रश्न आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि बचाना होगा। सिद्धू कानू आए, बिरसा आए, गणपत राय आए, तो ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा कोई लाल पैदा ही नहीं होगा कि हमारा। नहीं, सही बात। चलिए, हजारों हजार लोग अभी भी हैं। हम और आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी आत्माओं, हमारी आत्मा, आपकी आत्मा भी इसको सोच रही है, उस मानसिकता से ऊपर है, तभी आज हम और आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। सर साहब, यही सवाल लेकर के मैं आपके पास आता हूं कि लोग कैसे समझे इन चीजों को, इसलिए कि पूरा सिस्टम जो है ना और बाजार जो है वह लोगों को समझने नहीं दे रहा है। दिमाग पर एक पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को हट करके चीजों को सोचें कि अगर हमारे जंगल नहीं बचेंगे, अगर हमारी की नदियां नहीं बचेंगी, तो न हमको शुद्ध हवा मिलेगी, न शुद्ध पानी मिलेगा, न शुद्ध भोजन मिलेगा। अभी आज मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले यहाँ प्रोग्राम कर रहा था, एक एक्सपर्ट आई थी, बता रही थी दिल में प्लास्टिक का कण घुस गया है। नहीं आज की नहीं, कुछ दिन पहले मैं प्रोग्राम कर रहा था यहाँ पर, बता रही थी वो कि प्लास्टिक वहां भी पहुंच गया। हम ये कह रहे हैं कि हम जो गरिमा के साथ जीने की बात कर रहे हैं, अगर उसको समान अवसर ही नहीं मिलेगा तो गरिमा के साथ कैसे जिएगा? तब वो हमारी आजादी की रक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ेगा? ये जी देखिए, भारत को समझना और यहाँ के ताना बाना के साथ लोगों को जोड़ना, ये एक बड़ी कला है। गांधी जी के बाद बहुत कम लोगों में ये कला देखने को मिला है। नहीं, पहले तो भारत घूमे ना, भारत घूमे, भारत को समझा उन्होंने। तो मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा, देखूंगा, समझूंगा। ये चीज जो है, भारत में डाइवर्सिटी है, है ना? और बहुत धर्मी लोग हैं, बहुत तरह का कल्चर है, बहुत तरह का खान पान है, बहुत तरह का रहन सहन है, और बहुत तरह का समझिए कि सामाजिक परिवेश है, शादी ब्याह का बहुत तरह का है। तो इस सब को जोड़ना है, और इस जोड़ने में ठीक बंदना जी कही कि मानव धर्म को ही सबसे आगे रखना पड़ेगा। आप सांप्रदायिकता को लेके चलेंगे तो देश का टुकड़ा होगा। आप अगर इस भावना को लेके चलेंगे कि हमारी कुर्सी बची रहे और बाकी सब खत्म हो जाए, तानाशाही प्रवृत्ति को लेके चलेंगे तो देश टुकड़ा होगा। इसलिए आपको ये करके चलना होगा कि देश को अगर बचाना है तो संविधान इतना कुछ बात कहता है, उससे परे हट करके हमको नहीं करना है। तो संविधान को भी बचाना है और प्रजातंत्र को भी बचाना है। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से हम बहुत लोगों को छटपटाहट है, और ये छटपटाहट है कि इससे हमको निकलना है। इसलिए एक बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए है कि उन तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं। लोग एकांगी में है और उनकी भावना भी यही है। झूठ फैलाया जा रहा है, और कई अभी माध्यम आ गए हैं जिसमें जी है, यूट्यूब है और फेसबुक है, इसके द्वारा भी कई चीजें फैलाई जा रही हैं जिसको हम जहर कह सकते हैं। इस जहर से जनता को कैसे अलग किया जाए और सच्चाई और अच्छाई उन तक कैसे पहुंचाया जाए, और ये कहा जाए कि भाई चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी इलाके का हो, वो सबसे पहले एक मानव है और भारतीय है। ये बात सिर्फ बोलने में नहीं होना चाहिए, ये बात जो है वो लोगों के आचरण में दिखना चाहिए। और इसके लिए जो है ये करना है कि जो सबसे छोटा भी कौम है, सबसे छोटी जाति भी है, उसकी गरिमा बची रहे, इसका ध्यान देना होगा। आज इस मंच पर हम लोग कह रहे हैं और बड़े निडर ढंग से कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है
कि जो सबसे कमजोर वर्ग है उस तक पहुंचना, सरकार अगर नहीं पहुंची है तो सरकार की कमजोरी है, सरकार की विफलता है। सरकार को उस तक पहुंचना चाहिए और उस तक पहुंचना चाहिए और उसकी गरिमा को का ध्यान रखना चाहिए, और तभी ये संभव हो सकता है। मुकुंद जी, सड़कें, बिजली, पानी, एसी की जगह, ये क्या नाम है, पीपल के छांव की जगह एसी मिल गया, बाग बगीचे की जगह एसी मिल गया कि एसी कार है, एसी घर है, ये सब कुछ तो हमने हासिल किया, सब कुछ हासिल किया, चांद पर भी पहुंचे, लड़कियां हमारी मोर्चे पर लड़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, जिन लड़कियों को हम घर में बंद, ये सब आज़ादी का फायदा है। ये आज़ादी है, बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले, बहुत सारी ये क्या नाम कॉलेजेस खुले, अलग अलग विधा में लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारे ज्ञान का आज भी झंडा बुलंद किया जा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन जो असल चीज है, वो असल चीज है कि क्या एसी पीपल के बगैर चलेगा, क्या जंगल के बगैर चलेगा, नहीं चलेगा। क्या पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बादल के बर्फ को दे करके, है ना, हर घर में नल पहुंचा देंगे, पानी कहां से आएगा, कहां से आएगा? तो एक संस्कृति कर्मी की क्या ड्यूटी होती है यहाँ? अभी तो आपने सुनाया आजादी के बारे में कि झंडा तिरंगा लहरा रहा है, पूरी दुनिया में हम लहरा रहे हैं, लेकिन उस नल में पानी पहुंचे उसके लिए पानी नदी रहना चाहिए, जंगल रहना चाहिए। जी मधुकर जी, आजादी कि जब भी हम बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो खुशी तो होते हैं कि हमें खुशी होती है कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। लेकिन आज हमारा देश के आजादी का 76वां साल पूरा हो गया है और हमारा झारखंड राज्य बना 23 साल में है। अभी हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी भी मना रहे हैं हम लोग, कई जगह हमको जाने का मौका भी लगा। तो मुझे लगता है महोत्सव, उत्सव तो जरूर मनाना चाहिए, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि थोड़ी आजाद भारत आज कहां है, हम भारतीय कहां हैं? जब हम आजादी का 76वां साल पार कर चुके हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मेरा तमाम देश के तमाम विद्वत जनों से, शुद्धि जनों से एक अदना कलाकार मैं कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ी पीछे मुड़ करके देखिए, कहीं इस भारत देश को आजाद करने में जो न्यौछावर हो गए, उनका सपना और किसी अदना भारतीय का सपना कहीं अधूरा तो नहीं? सिर्फ एक चीज ऐड कर लीजिए, बंदना जी की तरफ जाएगा, सिर्फ उनका सपना नहीं, उनकी जो आपने संपत्ति जब्त कर ली उसको तो लौटा देते ना, कम से कम इतनी तो गरिमा रखते ना भाई, जो आपने जब्त कर लिया आजाद भारत ने उतना तो लौटा दिया होता ना। भारत देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पूरी दुनिया में ढोल पीटते हैं, लेकिन आज वो निरपेक्षता, वो प्रेम, सद्भाव, वो मेल कहां है? हम एक कलाकार हैं लेकिन अखला के साधक हैं। जहां अखला में कोई कलाकर्म शुरू होता है तो जाति, धर्म, वर्ग मिट जाता है, सिर्फ संगीत, वाद्य और नृत्य रह जाता है। लेकिन वो भाव आज हमारे देश में नहीं दिख रहा है, इसलिए उसी को लौटाना है ना, असल चीज तो वही है, उसी को लौटाना है, मेरा हर लेवल पर कहना लौटाना है कि जो स्थिति हो रहा है पूर्वी भारत देश में, देखिए क्या हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां भी पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में क्या हो रहा है। मैं खुलकर कहना नहीं चाहता हूं क्या हो रहा है, लेकिन इतना कहने में आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बहुत सुधीजन लोग हैं, श्रोता लोग भी, वो लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूं कि भाई मिलजुल कर भारत को बचा लो, भारत को
बढ़ा लो, यही मेरा भावना है। कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, जो बात मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से आप सुने और मिलके हमारे देश को बचा लें और मेरे देश को आगे बढ़ा दें, यही मेरा कहना है। कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, सुनतानी ध्यान से, सुनतनी ध्यान से, भारत देश के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे, भारत देश के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे। और क्या, अब जो धर्म और कर्म पर विभाजन कर रहे हैं, वर्ग का, समाज का, राज्य का, देश का, उसे न करें। कर्म से मटी बाटू, अरे सब कर्म की महानता है, सब कर्म अपने अपने जगह में बहुत बड़ी चीज है। कर्म से मति बाटू, कर्म से मति बाटू, धर्म से मति छाटू, भारत देश के मिलके बचाए देव, मिलके क्या बात, बढ़ाए देव, क्या बात, यही मेरा भावना है। हमारे साथ नए पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, विवेक कुमार सिंह जो एडवोकेट हैं, और आज़ादी के आंदोलन में एडवोकेट्स की भूमिका बहुत रही है, बहुत बड़ी भूमिका। लगभग हमको लगता है कि जितने बड़े लोगों का नाम जानते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा एडवोकेट्स ही थे। हम उनसे बात करेंगे पहले बंदना जी की तरफ। बंदना जी, एक सवाल रह गया है कि शायद आज़ादी नहीं मिली होती तो आप प्रिंसिपल नहीं होती, पढ़ लिख करके बाहर नहीं निकलती, शायद आज़ाद मिलने के बाद आप पढ़ लिख करके बाहर निकली, प्रिंसिपल बनी। लेकिन यह तो खलता होगा ना कि परदादा की जो संपत्ति थी, जिसको कि इसलिए जब्त कर लिया कि वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, अगर मिल जाता, अगर सरकार ने दे दिया होता तो लगता कि हाँ उनके लड़ाई में होने का कोई मकसद है क्या? ये तो बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया है कि शहीद पांडे गणपत राय और उनके सरीखे बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने फांसी पर चढ़ा या गोली खा के पड़े, उनको समाज को डराने के लिए उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। भारत आज़ाद होने के बाद भारत सरकार को चाहिए था कि सभी उन शहीदों के जो वो असल सम्मान होता, जन्म जब्त की गई, ससम्मान उसको लौटाए, उनके परिजनों की सुध ले, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। ये तो बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, बड़े भाग्य वाले हैं कि शहीद पांडे गणपत राय का परिवार जो है वो पढ़ा, चूंकि हमको लगता है जाति विशेष में, कास्ट जाति में लोग पढ़ते ही हैं, तो शायद हम लोग सबको पढ़ाया गया। यहाँ दूसरा परिवार नीलांबर पीतांबर का है ना, जहाँ कोई दिखता नहीं शहीद है, वही नाम खोजिए तो नहीं मिलता है कि बहुत सारे शहीद के परिवार आज सिद्धू कानू के अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ, परिवार को जाके देख के अक्षर ज्ञान भी उनको नहीं हुआ। बिरसा मुंडा के बहुत सारे लोग हैं जिनको सचमुच अभी शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है। सरकार इस पर ध्यान देनी चाहिए। हमको लगता है इधर के मूर्तियों से सम्मान नहीं हो जा रही है, सम्मान नहीं मिल रहा। हमको तो यही सरकार से पूछना है आपके माध्यम से कि उनके परिजनों की क्या सुध लेंगे। आप तो शहीद का ही सुध नहीं ले रहे। कम से कम झारखंड में आज से पहले ऐसा लगता था कि सभी शहीद, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे गणपत राय हो, सब समान है। हम लोग अपने परदादा को समान मानते थे। अभी हम जब यहाँ गए जेल में देखने, तो वहाँ पता लगा कि केवल जनजातीय शहीदों की प्रतिमा लगी है, और वहाँ कोई जात के बात पर हम बैठने की नहीं बात कर रहे। यहाँ तो शहीद को बांट दिया गया। जितने भी गैर जनजातीय लोग शहीद हुए, किसी की प्रतिमा वहाँ नहीं दिखी। मैं क्या, जितने लोग भी गए,
हमारे और भी शहीद मैं तो यही सवाल उठा रहा हूँ बार बार हुए इस बात से। बार बार तो शहीद को सम्मान ये नहीं करना चाहिए था ऐसा, तब तो उनके परिवार को देंगे। बहुत गलत हो रहा है। तो ये और इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले लगी थी जब सब राज्यों से मिट्टी आई थी और मेरे गांव से भी मिट्टी लेके आए थे। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे उन्होंने मंच से भाषण दिया था हमारे विरोध के बाद, हमारे और शहीद के वंशजों के विरोध के बाद, कि यहाँ पर ये जेल में जो बन रहा है सभी शहीदों का यहाँ मूर्ति लगेगा, 1857 के खासकर सभी को का लगेगा, लेकिन वहाँ आज भी नहीं है। तो बल्कि हम आपके माध्यम से सरकार को पुनः आगाह करना चाहते हैं कि शहीद को सम्मान दीजिए, परिजनों को दीजिए। बड़ी भूमिका रही है। इवन 1974 का आज़ादी बचाने के लिए जो संरक्षण जो आंदोलन हुआ था उसमें भी बड़ी भूमिका थी। अब इस तरह के मामलों में एज ए जर्नलिस्ट मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो सक्रिय हैं। ऐसा क्यों हुआ कि उनको लगता है कि उनको सक्रिय नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना वकालत करना चाहिए, घर जाना चाहिए, अपने बाल बच्चों को देखना चाहिए? देखिए, राजनीति हावी है और अभी जो मैडम ने कहा कि इसमें भी पक्षपात हो रहा है, सब जगह राजनीति हो रही है। एक्चुअली जो हमें आसानी से मिल जाता है ना, उसकी हम समझ नहीं पाते हैं कि उसकी क्या, कहाँ आसानी से मिला है। हमको तो आजादी के लिए अभी फिलहाल मिली तो बहुत मुश्किल से मिली है और सभी लोग आदरणीय है जिनका भी इसमें योगदान है, बहुत लोगों ने इसमें त्याग किया है, लेकिन अभी इस चीज की महानता लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल गई है। अभी लोग वो लड़े नहीं, उनके किसी पूर्वज ने लड़ाई लड़ी तो लड़ी, हमको जो मिल गया उससे क्या मतलब, वो तो मिला हुआ था। जो अभी जो मिल गया है लोग उसकी नहीं समझ रहे हैं कि क्या वैल्यू है उसकी। जो लोग चल नहीं सकते हैं सही ढंग से, कुछ भी अपना मन से नहीं कर सकते हैं, वो समझिए वो क्या दर्द रहा होगा। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होप है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इन चीजों को ठीक होने की? इसलिए कि ठीक तो होना है और किसी न किसी को सोचना पड़ेगा। सोचना उन्हीं को पड़ेगा जो लोग समाज के प्रति गंभीर हैं और कमिटेड हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं कंट्री के लिए, जो सोचते हैं सोसाइटी के लिए। इसलिए कि यह पॉसिबल नहीं है हमारे शरीर के किसी हिस्से को, जिसको कि सबसे कमजोर, सबसे नेग्लेक्टेड मान लें, अगर उसमें दर्द होगा तो आप चैन से सो नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कहीं पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं तो देश कौन बचाएगा? हम ही बचाएंगे ना। बिल्कुल, देश तो बचाना हमारा दायित्व। तो वकील, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, बड़ी संख्या में लोग रहे हैं, विधान चंद्र राय ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो ये अगर फील नहीं करते हैं, ये फील कैसे करेंगे कि यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क को बचाने का दायित्व तो हमारा भी उतना ही है जितना सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का। जैसे गांधी ने बताया, मोतीलाल नेहरू ने बचाया, सुभाष चंद्र बोस ने बचाया, भगत सिंह। एक चीज आप याद करिए, जो आजादी की में हम जो ढूंढ पाते हैं और अब जो है वो एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। आप दो चीज में देखिए, महात्मा गांधी जब जाते हैं पश्चिम चंपारण तो उनको रोकता है अंग्रेज एसपी, उसका हरकारा आता है और देता है कि आपको रोक दिया गया है। तो वो कहते क्या है कि जाकर कह दो कि करमचंद कानून तोड़ रहा है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। यह सच के प्रति एक्सेप्टेंस। ठीक भगत सिंह को देखिए, बहुत लोगों ने कहा कि आप बयान बदल दो, बोला नहीं, मैंने बम फोड़ा है इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए। तो यह एक्सेप्ट करना, चीजों को बदलने की दिशा में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसा किया है। जैसे ही जेल और पुलिस का मामला होता है तुरंत उनका बयान बदल जाता है। आप तो रोज ये झेल रहे हैं, जितने पॉलिटिकल लोग आते हैं चुनाव के समय, जब आचार संहिता का मामला आता है, दूसरा मामला आता है, तुरंत कहते नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है हुजूर, क्योंकि वो मंत्री बन गए होते हैं, विधायक बन गए होते हैं, हुजूर मुझे ठीक से याद नहीं किए थे कि अरे भाई तो केस कैसे दर्ज करिए, तुम थे वहां पर नहीं, कैसे केस दर्ज करिए। ये चीज फील करना, कैसे फील कराया जाए? देखिए, कानून बनता क्यों है? कानून बनता है क्या? जो होना चाहिए, व्हाट शुड बी, जो होना चाहिए वही कानून बनता है। उसका उल्लंघन करने में सजा का प्रावधान है। इसलिए कानून एक अलग तरह की चीज नहीं है जो
स्वभावतः जो होना चाहिए, जो सही चीज है, उसी को कानून बनाया गया है। उसका उल्लंघन करने पर उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो यदि कानून का उल्लंघन होगा तभी लोग के ऊपर चार्जेस होंगे। अगर कानून का उल्लंघन नहीं होता है तो कोई जरूरत ही नहीं है सजा केस चलने की, सजा की। जहां उल्लंघन होता है उसी के लिए उसके प्रावधान है। तो सामाजिक तौर पर इस चीज पर बदलाव लाने की जरूरत है कि इस तरह का उल्लंघन सजा का कानून का ना हो, जिससे कि लोग को ट्रायल फेस करना पड़े इत्यादि जो सब भी होता है। क्योंकि कानून वही है जो वास्तव में होना चाहिए और लोग उसको नहीं मानते हैं, तब इसलिए दंड का प्रावधान है। एक और सवाल पूछ करके हम लौटेंगे सरन साहब के तरफ। वो ये है कि आप ये देखिए कि पहले लोग एक कमरे में 10 लोग रह लेते थे। आज 10 कमरे बने हुए, रहने वाले 2 हैं और पति पत्नी के बीच नहीं पट रही है, बाप बेटे के बीच नहीं पट रही है, कोर्ट में मामले चले जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। यह जब एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं आप, तो आप देश को कैसे बचाएंगे, देश के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब आप जिसके साथ सबसे करीबी हैं उसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब देश के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? और आप तो चूंकि एडवोकेट हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोडिंग प्रैक्टिस देख रहे हैं, आप कैसे बचेगा समाज? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग के यहाँ जो पुराने जो लोग हैं, जो एकाकी परिवार नहीं था, जो सम्मिलित परिवार होता था, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होता था, उससे बिखराव हो रहा है। लोग एकाकी परिवार की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या होता है, सब पहले ही कहा गया है कि सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे शुरुआती पाठशाला बच्चों के परिवार होता है। अब एकाकी परिवार में बच्चों को वो सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो एक संयुक्त परिवार में मिलता है। बड़ों का संरक्षण, सबके साथ उठने बैठने, आचार व्यवहार सीखने का जो पहली पाठशाला होता है बच्चों का, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर एकाकी परिवार है, मदर अगर वर्किंग निकल गई, उसमें माँ अगर काम करने वाली है, तो बच्चों को और ज्यादा तकलीफ होती है। ये दिक्कत हो रही है। अब एकाकी परिवार के लोग बढ़ रहे हैं। जो पहले था कि सारे परिवार एक साथ रहा करते थे, वो अब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो खत्म 2 ही चीज ने किया, बाजार ने और लालच ने। सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरा, हम नहीं था, ये हम गायब हो गया है, मेरा होना चाहिए। सरन साहब, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए कि जब परिवार टूट जाएंगे समाज कैसे बचेगा? समाज नहीं बचेगा तो किस देश की हम बात करें, किस बात करें? देखिए, इसके परिवार का एकल होना, टूटना, ये इसके पीछे बाजारवाद भी है, इसके पीछे जो है रोजगार भी है। आप समझिए कि एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं और आप रोजगार एक जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ अब रांची में ही रहने की उसको बाध्यता नहीं है, तो दूसरे जगह चला जाता है, तो वहाँ पर जाता है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के सोसाइटी का माहौल से वो अपने आप को बदल लेता है। तो ये इसके लिए आप सिर्फ हम दोष नहीं दे सकते किसी एक को कि इंडिविजुअल ये ऐसा किया, इसलिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर बाजारवाद इतना हावी है कि आप उसको रात दिन उसके साथ हैं। आप समझिए कि 24 घंटा उस बाजारवाद के साथ आपको रहना है। दूसरी चीज है कि आप बाजार के साथ आपको आपकी इच्छाएं असमित कर दी है उसने, इतना तरह का वो सामान ला रहा है कि आप जो है जितना भी कमा रहे हैं तो वो आपको कम पड़ रहा है। तीसरी चीज है कि एकल परिवार होने के पीछे ये है कि बच्चे जो है वो बाहर जा रहे हैं, उनको फैमिली एकल रखना पड़ रहा है, और जब बाहर जा रहे हैं तो दूरी के कारण और कई कारणों से लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, तो वो चाहती है कि परिवार में उनका, समाज में, परिवार में उनका इक्वल स्थान हो, बेटा लड़का और बहू दोनों का समान इक्वल स्थान हो। तो वहां पर थोड़ा सा टसल है। तो ये टसल होना स्वाभाविक है, और इसमें जो है कुछ तो ये है कि उसको ये सब चीजें जो है वो संभल जाएंगी, लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने चरित्र में बहुत ही दो मुहा हो गए। हम बोलते कुछ है और हमारा आचरण कुछ होता है। ये आज हम किसको अपना आदर्श माने? आप ऊपर भी देख लीजिए तो वो भी है, वो कहते कुछ है और उनका आचरण कुछ है। नहीं सरन साहब, हमारे पास तो आदर्श है ना, महर्षि और अरविंदो आदर्श वो थे, लेकिन वर्तमान में आदर्श आपके पास नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श रहे,
महात्मा गांधी आदर्श रहे, भगत सिंह आदर्श, हम तो हर बार उनके जन्मदिन पर मूर्ति लगाते हैं और तो है। हम ये हम दूसरी शरण साहब हम दूसरी चीज कर रहे हैं। जब टसल होगा तो समाज के प्रति नहीं सोच पाएगा ना, सिर्फ मेरे बारे में, मैं के बारे में हमने सिर्फ उनके जन्मदिन तक ही सीमित रख वो गड़बड़ है। उन आदर्शों को हम इसलिए के जानते हैं कि ये आदर्श जो है वो हमको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं करने वाला है, समझ रहे हैं ना। इकोनॉमिक मतलब व्हाट? गांधी जब कपड़ा त्यागते हैं, उस जमाने में जब बाजारवाद हावी नहीं था, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के शरीर पर जब तक कपड़ा नहीं आ जाता तब तक गांधी कपड़ा नहीं पहनेगा। तो ये हमको कौन रोक रखा है भाई? इसमें क्या मजबूरी है? यही तो है, ये बाजारवाद हमको होना है ना, सरकार हमारे गले में थोड़ा ठेल रही है। हमारा चरित्र हमको बाधित कर रहा है, रोक रहा है। हमारा चरित्र यह है कि हम चाहते हैं कि हम आराम से रहें, हमारे बच्चे आराम से रहे, और हम आगे जिनको करें वो ऐसे लोग हों जो कि महर्षि अरविंदो को 7,000 रुपया देने के लिए तैयार है कलकत्ता का कॉलेज, और वो कहते हैं कि नहीं हम 150 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमको किसी ने रोक रखा है भाई? नहीं, वो वॉलंटियर हमको पैदा करना होगा ना, वो वॉलंटियर हमको लाना होगा जो हमारे हमने अभी खो दिया है। मुकुंद जी को तो अभी तो पद्मश्री मिली है ना। मुकुंद जी को कौन कहा था कि आप चले ये संस्कृति कर्मी में? मुकुंद जी तो आए, आकर के वही काम कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं करने। जनरल की बात कर रहे हैं, मुकुंद जी स्पेशल हो सकते हैं। मुकुंद जी थोड़ा बताइए, जनरल की बात कर रहे हैं, कैसे चीजों को ठीक किया जाए? मुझे लगता है जो इंडिविजुअलिटी आ गया है उससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और अपने स्वार्थ, अपना परिवार, अपना धर्म, जाति, इससे ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना चाहिए। नहीं सोच सकते हैं, फुर्सत कहाँ है? टसल अगर रहेगा तो फुर्सत कहाँ मिलेगी? मुझे लगता है फुर्सत तब तो हम दौड़ेंगे नहीं तो पुनः विवेक जी का दरवाजा खटखटा, पुनः गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। जब टसल होगा, अगर ये एडजस्टमेंट अपने जीवन में आप इस लाइफ में नहीं कर सकते। हम यहाँ एडजस्ट किए हुए हैं ना भाई। हम जब हम लोग मैं बोल रहा हूं तो आप लोग चुप हैं, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं चुप हूं। यही एडजस्टमेंट है भाई। हम यही आग्रह करेंगे तमाम भारतवासियों से कि जो अपना करना है अपने लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, वो करें, सबको आगे बढ़ाएं, लेकिन उस अपने अभियान में देश को भी मद्देनजर रख के चलें कि देश है तभी हमारा राज्य है, तभी हम हैं, हमारा परिवार है, सब कुछ है। यही मेरा आखिरी आग्रह है तमाम श्रोताबिंद और आप जितने सुधीजन उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि खुद से ऊपर उठें, अपने कर्म से, गुण से, व्यवहार से, और सबसे ऊपर अपने देश को। बंदना जी देखिए, मैं मानता हूं सरकारों की ड्यूटी है कि कभी कोई दुखी प्राणी उनके कंधे पर सर रख के रोए, वो कहे कि मैं हूं ना, उसका आंसू पोंछे, ताकि वो लगे कि हम भारत के लोग हैं। जिस दिन दोनों स्तर पर, नागरिक के स्तर पर और सरकार के स्तर पर यह फीलिंग शुरू हो जाएगी, और तब उसके दुख दर्द करने की कोशिश की जाए। और मैं यह मानता हूं कि पीपल पाकड़ की छांव जो है, बरगद की छांव जो है, वो छिनेगा तो आजादी हमारी नहीं बचेगी। उसके साथ हमारी आजादी जुड़ी हुई है। अगर किसान नहीं होंगे, खेत नहीं जोतेंगे, तो किसी कारखाने में अभी तक एक दाना अन्न नहीं बना है, न पानी बना है, नहीं हवा बनी, सब कुछ इसी हवा, पानी और वो अन्न से सारा कुछ हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए सरकारों और समाज की, और उनको सम्मान, जो सम्मान की आप बात कर रहे हैं, शहीदों के सम्मान की, जिन शहीद हैं, उसी तरह से किसानों का सम्मान। किसानों के सम्मान के बगैर, जवानों के सम्मान के बगैर कैसे देश आगे बढ़ेगा? प्रॉपर उसके यहाँ कुर्की जब्ती का आप वारंट लेके घुमाते रहिएगा, दौड़ाते, पहले बोलिए कर्ज लो, उसके बाद कहिएगा कि तुम पैसा अरे पैसा कहाँ? बादल नहीं बरसा, नहर आपने दिया नहीं, पैसा तो गया, इंश्योरेंस का पैसा मिलता नहीं है। ये सब चीजें जोड़ने के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस की जो सत्ता में जाते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सभाओं, विधानसभा, लोकसभा पहुंच रहे हैं,
वो सोचेंगे ना हमारे ये, हम तो अपना स्टाम्प लगा करके उनका वोट मार देते हैं कि हमारा सारा पावर आपको दिया 5 साल के लिए, तो उनकी ड्यूटी बनती है। जी जी। क्या प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है, वीसी की क्या ड्यूटी है? जी नहीं नहीं, वीसी अगर प्रॉपर काम करें, सरकार काम करने दे, प्रिंसिपल काम करेंगे। जी नहीं, प्रिंसिपल काम करें, टीचर काम करेंगे, टीचर काम करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो बेहतर करेंगे, बेहतर समाज बने। क्या हो सकता है? ये सब में हमारा एक ही चीज लग रहा है कि हम बहुत विकसित हो रहे हैं, विकासशील भारत, अविकसित भारत कुछ दिन में बदलेगा, ऐसा सोच है। लेकिन ये केवल ईंट और कंक्रीट से मकान नहीं होगा, अट्टालिका से नहीं होगा, उसके अंदर रहने वाले लोग जो है उसकी आत्मा कितना स्ट्रांग है उस पर है। वो एकल परिवार भी है या जो रहे सोचे ना भाई, उसको अपने, अब हम लोगों को जरूरत है कि हर घर, हर माता पिता तो है कम से कम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, तो कम से कम आध्यात्म से उसके चेतना को, उसके सोल को भी स्ट्रांग करने और रहने की शक्ति दे। दर्शन हमारे समाज से जीवन का गायब है, जीवन दर्शन गायब, विचलित हो जा रहा है कि आज IIT कम्पीट किया हुआ लोग भी, करोड़ों करोड़ों का पैकेज वाला भी फांसी में चढ़ जा रहा है। वही कह रहे हैं, कबीर कहाँ है? यही है कि आइसोलेशन फील, सवाल तो ये है उसको तो बचाने के लिए फिर पुनः आपको उसी परिवार में लौटना है। और हमारा भारत का जो मूल संस्कृति आध्यात्म था, यदि हम सोल और सुपर सोल को मानते हैं तो हर सोल की शक्ति को बढ़ाना है, चाहे वो जिस भी सुपर सोल को वो मानता है। हाँ विवेक जी, हम कंक्लूड करेंगे, तो 1 मिनट आपको देते हैं इसी सवाल पर। हम लोग फिर से भारत को एकजुट कर सकें। कैसे हमको आजादी बचानी है और हमको एक सम्मानित नागरिक बनना है और बनाना है, क्या हो? इसके लिए वैचारिक उत्थान की आवश्यकता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, ये सनातन सत्य है। पता नहीं, एक चीज मैं जोड़ दे रहा हूँ, बाबाओं की जब से बढ़त आई है और बाबाओं के बड़े बड़े अट्टालिका और बड़े बड़े वो बनने लगे हैं, तब से बाबा जो दर्शन देते थे वो दर्शन भी सिरे से गायब हो गया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या हर जगह क्षुद्रता आ गई है, सोच में गिरावट आ गया है, ये व्यक्तिगत अपना प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, बाबा भी प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। देखिए, देश को भी लोग समझता नहीं है। देश का मतलब है वहाँ का जंगल, वहाँ का पानी, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का पहाड़, वहाँ का झरना, वहाँ के लोग, तब वहाँ के लोग, वहाँ के पशु, वहाँ के पक्षी, ये सारा मिला के देश है। अब यह है कि ठीक बदला, अब है कि जंगल काट के घर बना दो, अब यह है कि नदी के किनारे जो है वो घर बना दो। अब यह है देश का जो विकास का जो मॉडल हमारा है वो बिल्कुल ही देश को समझा नहीं है। देश का मतलब है कि समग्र रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको बचा नहीं है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज बचा करके, जल जंगल जमीन बचा के, इसको जितना आदिवासी जिसका जो सोच है, उस सोच को हम कहते हैं कि वही सोच को ला करके हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं। जिस दिन ये प्रकृति बचेगी उस दिन हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो ये देश बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि साधन तो सीमित है ना। हाँ, साधन तो सीमित है। गांधी ने इसीलिए कहा कि इस पृथ्वी पर हर जीव के लिए प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन एक भी जीव के, एक भी आदमी के लालच को प्रकृति नहीं पूरा कर सकती। जरूरत को बचा सकता है लेकिन लालच को नहीं। चूंकि हमारा समय खत्म हुआ तो हम आप सबको आजादी की शुभकामना देते हैं। आप झंडे फहराइए, लेकिन झंडे फहराने और झंडे के लिए गाना जो बजा रहे हैं उस गाने की फीलिंग्स को भी समझिए। वो शहीद हुए, उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और उनके प्रति सम्मान आपका बढ़े। हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ करके एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसका साथ दें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों को, नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।